नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 22 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान में ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर नहीं करना चाहता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब सीज फायर करना चाहेगा तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप मान जाएगा। ऐसा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, लेकिन सीज फायर क्यों नहीं किया जाएगा, इसकी पूरी कहानी आज आपको डिटेल में एक खबर के अंदर बताऊंगा। और उस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज ईरान के परमाणु ठिकाने नातांज के ऊपर बड़ा हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, और इसमें भयानक तबाही के भी मंजर देखने को मिले हैं। और इससे कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी असली औकात बता दी। जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान भी अब ईरान के साथ खड़ा होगा, उन्होंने कौन सा बयान दिया है अब कि उसके बाद अब पाकिस्तान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जाहिर सी बात है, लोग ज्यादातर चीजों को 10 दिन के अंदर भूल जाते हैं और यही लोगों की सबसे बड़ी कमी। और साथ ही इस समय खुर्रम शहर 4 मिसाइल दाग के ईरान ने कौन सा कारनामा कर दिखाया, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही आज फिर से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला ईरान ने किया है और यह हमला कौन सा, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और अमेरिका की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। दरअसल आज ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर बड़ा हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, और नातांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करके उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किया। अब जाहिर सी बात है, ये पूरी लड़ाई जो शुरू हुई थी, ये लड़ाई शुरू हुई थी बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। और हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक कर रहा और ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से नुकसान भी पहुंचा रहा है। और ईरान को ठीक ठाक नुकसान हुआ भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, चूंकि ईरान में जो मौतों का आंकड़ा है वो 3000 के पार चला गया। ध्यान दीजिएगा कि खबर आज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मौत का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया। और अमेरिका अगर चाहे तो सीज फायर बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका कहेगा कि हम जंग नहीं करना चाहते तो ईरान भी इस चीज पे एकदम एग्री। ईरान ने पहले ही कह दिया कि जब हमारे ऊपर हमले बंद हो जाएंगे तो हम भी हमला बंद कर देंगे। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके बावजूद अब अमेरिका पीछे हटना नहीं चाहता। चूंकि आपने 2-3 दिनों से देखा होगा, मैं भी आपको बता रहा हूं, और जो न्यूट्रल चैनल है, अब न्यूट्रल चैनल का मतलब ये होता है कि कुछ लोग आपको खुश करने के चक्कर में केवल ये दिखाएंगे अरे ईरान जीत तो रहा, लेकिन अमेरिका पीछे क्यों पड़ा है। फिर अगर अमेरिका ये देख रहा है कि हम हार रहे हैं तो अमेरिका को धीरे से निकल लेना चाहिए। आज हमले करने बंद कर दे, बता दे कि भाई हमारा जो मकसद था वो मकसद हमने पूरा कर दिया और अब सीज फायर कौन चेक करने आ रहा। लेकिन अमेरिका अगर इतना पीछे पड़ा है तो उसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। और बिना पूरी कहानी जाने आधी अधूरी उड़ती उड़ती खबरें सुन के आप केवल एंटरटेन हो सकते हैं, सही खबरें आप तक नहीं पहुंचेगी। बात कायदे से जोड़ा जाए तो 1 महीने पहले की है। अमेरिका और अब्बास अराची के बीच जब बातचीत शुरू हुई थी, अगर उसी बातचीत को आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा। दरअसल अमेरिका और इजराइल की जो मिली जुली तिकड़ी है उसके साथ जब अब्बास अराची बातचीत करते हैं तो अमेरिका साफ तौर पे अपना मुद्दा रखता है और कहता है कि आपके यूरेनियम इंक्रोचमेंट से और आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से हमको खतरा महसूस है, और सेम खतरा इजराइल भी महसूस करता है। इस वजह से आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें और यूरेनियम हमें दे दें। ये बात आपने सुनी होगी। इसके बाद अब्बास अराची ने कहा था कि भैया पहले ही हम कई बार बता चुके हैं, हजारों मर्तबा बता चुके हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। हमारे पास जो न्यूक्लियर है वो सीधा सीधा हमारी बिजली के लिए है, हमारी खेती के लिए है। और अगर आप कभी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियर सर्जरी यानी न्यूक्लियर से मेडिकल भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि परमाणु का नाम सुनते ही आपके दिमाग में केवल बम फूटने लगे। बम तो आखिरी स्टेज है, लेकिन बीच में मेडिकल भी आता है, खेती की भी चीजें आती हैं, साथ ही एनर्जी की भी चीजें आती हैं, और ये प्रायोरिटी होती है। बम तो आखिरी में बनता है। अब सुनिए, ये बात जब अब्बास अराची ने बोली तो अमेरिका ने कहा कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो अब्बास अराची ने कहा कि भाई हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, भरोसा करना है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। इस पे अमेरिका की तरफ से ऑफर दिया गया कि आप अपना यूरेनियम हमें दे दें। पहले दिन जो बातचीत हुई थी जेनेवा के अंदर,
वहां पे ये पहली बात बोली गई थी कि आप हमें दे दो। इस पे अब्बास अराची ने कहा था कि ठीक है, हम आपको बताएंगे। पहली बातचीत यहीं खत्म हुई। इसके बाद अब्बास अराची अपने सीनियर लीडर से, चूंकि देखिए अब्बास अराची फॉरेन मिनिस्टर है, कोई सुप्रीम लीडर थे नहीं, मेन फैसला लेना था आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को। उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम अपना यूरेनियम दे देते हैं तो इससे हमारे देश की बड़ी बेइज्जती होगी कि देखो ये अमेरिका के आगे झुक गए। तो ऐसे हाल में इन्होंने कहा कि हम नहीं बनाएंगे लेकिन अपना यूरेनियम भी नहीं देंगे। हालांकि अगर अमेरिका को बस यही एक चीज़ खटक रही है तो एक काम करे, वो हमारे ऊपर लगे सैंक्शंस हटा दे, हमारे ऊपर जो प्रतिबंध है उसको हटा दे, जिससे हमारे देश का व्यापार अच्छा हो जाए। हमें कौन सा किसी देश के साथ दुश्मनी लेके जीना है भाई? दुनिया में एक ना एक दिन सबको सबके साथ प्यार व्यवहार ही रखना चाहिए। तो ऐसे हाल में हम काम कर सकते हैं कि हमारा जो यूरेनियम है वो 60% तक संवर्धित है, कुछ तो 80% हो गया, और जब 90% संवर्धित हो जाता है यानी इनरिच हो जाता है, तो ऐसे हाल में उस 90% से जो परमाणु वेपन है यानी न्यूक्लियर हथियार है वो बनाया जा सकता है। तो ऐसे हाल में आप एक काम करें, आप उनको ऑफर दे दें कि हम अपने इनरिच को थोड़ा सा पतला करके 60 या उससे कम पे ला देंगे। अब ये ऑफर पहुंचता है दोस्तों अमेरिका के पास। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, इस पे हमको आपके ऊपर एतबार नहीं है, आप अपना यूरेनियम हमें दें। हाँ, बदले में अगर आपको बिजली चाहिए, साथ ही आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाहिए, तो हम आपको कम संवर्धित यूरेनियम दे देंगे, जिसको ज़्यादा संवर्धित किया ही नहीं जा सकता। तो आप भी खुश, हम भी खुश। लेकिन यहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई कि यार अमेरिका के आगे हम इतना झुकें क्यों? हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है जो हम झुकें? चूंकि जंग के लिए भी हम तैयार हैं, हमारी कितनी ताकत है ये हमें अच्छे से पता है, हम निपट लेंगे अमेरिका इजराइल से, ये भी हमें पता है, तो हम झुके क्यों? तो इसके बाद इजराइल ने जब दबाव बनाया अमेरिका के ऊपर कि अब बैलिस्टिक पे भी बात करो, ये करो वो करो, तब ईरान बातचीत के लिए ज़्यादा तैयार नहीं हुआ। और इसी दौरान जब थर्ड राउंड की बातचीत होनी थी, सब कुछ स्मूथली चलने वाला था, तभी अमेरिका और इजराइल धोखे से हमला करके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को शहीद कर देते हैं। ये पूरी कहानी अभी तक थी, लेकिन अब प्लान दोस्तों कुछ और है। प्लान बड़ा सिंपल सा इनका कि ये ईरान के ऊपर इतना हमला करेंगे कि ईरान एकदम कमज़ोर हो जाए। जब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रह जाएगी, जब ईरान के पास कोई खतरनाक हथियार नहीं रह जाएगा, तब अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है, जो मरीन कॉर्प्स हैं, ये तमाम लोग आएंगे नतांज, और नतांज में आएंगे और आने के बाद उस जगह पे कब्जा करेंगे जहाँ पे परमाणु के यूरेनियम रखे हैं, और उनको कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों 3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि जो परमाणु रखा है यानी जो यूरेनियम रखा है, साफ तौर पे कहूँ तो वो यूरेनियम किसी पहाड़ के अंदर कई फुट गहरी एक खाई में रखा है। और दूसरा ये है कि जो इनका पहला परमाणु क्रमांक था, जहाँ पे पहला परमाणु इनका यूरेनियम रखा था, जहाँ पे यूरेनियम संवर्धित किया जा रहा था, उस पर 12 दिन की जंग में जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था तो वो मलबे के नीचे दब गया। तो उसके बारे में अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि फिलहाल अभी हमारा कोई प्लान नहीं, उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो तो सेफ है। लेकिन बाकी इनके पास, इसके बारे में आपने अलग अलग न्यूज़ चैनल पे सुना भी होगा कि भाई कहीं शिफ्ट कर दिया। कुछ याद आ रहा? याद कीजिए कि जब हमला हुआ, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि ईरान ने अपने यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, और अब उसी यूरेनियम के पीछे प्लान ये है कि ये उतरेंगे, उतरने के बाद उसको लेके जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जमीन के अंदर रखा गया, बक्सों में बंद करके। वही बक्से ऐसे होने चाहिए, क्योंकि यूरेनियम बड़ा रेडियो एक्टिव है, उसके आसपास आप जाएंगे तो खतरनाक बीमारियां आपको हो जाएंगे, रेडिएशन फैल जाएगा। तो ऐसे हाल में उसको बड़े ही टाइट और उस किस्म के बक्से में रखा गया है जिससे यूरेनियम का जो रेडिएशन है वो ना फैले। और अब सुनिए कहानी, 1, 2, 3 बक्से में तो रखा गया लगभग 450 किलोग्राम, लेकिन उसके इर्द गिर्द, चूंकि ईरान को पता है कि अमेरिका ऐसी साजिश कर सकता है, तो उसके इर्द गिर्द कम से कम सेम मैचिंग बक्से कुछ ना कुछ भर के, यूरेनियम जैसी चीज को ही भर के, जो देखने में यूरेनियम जैसी ही लगे, उसको भर के 80 से 90 बक्से और रख दिए गए। तो पहले तो उस जगह को खोजना, खोजने के बाद उस जगह पे पहुंचना अमेरिका की फोर्सेस को, उसके बाद सही बक्से को उठाना, और उठा के ले जाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उठा के ले जाने का मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि आप किसी जहाज से ही लेके जाएंगे। भाई अमेरिका जाना है तो आप किसी जहाज से ही लेके जाएंगे, हेलीकॉप्टर से तो लेके जा नहीं सकते। 400 किलोग्राम अलग अलग बक्सों में भरा है। तो ऐसे हाल में आपको एक नियर अबाउट रनवे भी चाहिए जहां आपका प्लेन उतरे, उतरने के बाद उससे मरीन कॉर्प्स के लोग उतरें या फिर डेल्टा फोर्सेस के लोग उतरें, वो उस गुफा में जाएं। अच्छा, उस गुफा को इतना सकरा बनाया गया है ताकि आसानी से कोई आ जा ना सके। तो ऐसे हाल में चैलेंजेस ये हैं अमेरिका के पास कि कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा, और 2 दिन अगर अमेरिका की फौज जमीन पे है तो ईरान अगर मजबूत है तो हमला करके 2 दिन तो सारा खेल खत्म कर देगा। जितने भी लोग आएंगे उनको मार के फेंक देगा, ताबूत भी नहीं मिलेगा। और सेम बयान आज अब्बास अराची ने दिया। अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि अगर इनके सोल्जर हमारी धरती पे कदम रखते हैं तो ताबूत भी नसीब नहीं होगा।
अब आप धीरे धीरे खेल समझिए। अब अमेरिका और इजराइल का प्लान है कि ईरान पे इतने हमले कर दो। ये छोटे बहुत जो आप चैनल देखते हैं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता, लेकिन ये लोग गूगल से आर्टिकल उठा के आपके सामने दिखा देते हैं। अरे रिसर्च कर लो, थोड़ा पढ़ लो, पूरी कहानी जान लो, एक दो एक्सपर्ट से आप बातचीत कर लो, तो शायद ऑडियंस को आप सही जानकारी दे पाओ, सही नॉलेज डिलीवर कर पाओ। असली कहानी ये है कि अमेरिका का पूरा प्लान है कि यूरेनियम को चुरा के लेके जाना है। रास्ता इतना आसान है नहीं, चूंकि नियर अबाउट एक रनवे चाहिए जहां पे इनका प्लेन उतर सके, कैरिंग प्लेन। उसमें से सोल्जर आएंगे, उस गुफा के अंदर जाएंगे। उस गुफा के अंदर पहले खोजना पड़ेगा कि कहाँ रखा गया है। अच्छा, जहाँ रखा गया वहाँ ओरिजिनल वाला या फिर फेक वाला, तो उसके लिए बाकायदा एक साइंटिस्ट चाहिए जो चेक करे। चेक करने के बाद उसको निकाले, रेडिएशन से भी बचाना है अपने आप को, निकाल के उस प्लेन में रखे, लेके जाए। तो ये तमाम चीज़ें कई घंटों का खेल है, और ऐसे हाल में इतना रिस्क अभी अमेरिका नहीं ले सकता। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार हमला कर रहा है, और हमला तब तक करता रहेगा, आप देख लीजिएगा, जब तक कि अमेरिका का जो मकसद है वो पूरा ना हो जाए। और यही वजह है कि ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर एक बार हम झुक गए तो ये सीधा हमारे यूरेनियम पे ही अटैक करेंगे। अगर हमारे यूरेनियम चला गया तो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती ही होगी, सिवाय बेइज्जती के और कुछ हासिल नहीं होगा ईरान को। इस बात को आप समझिएगा। और यही वजह है दोस्तों कि ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब बात अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट किया जाए तो मरना कबूल होता है, झुकना नहीं। उम्मीद है आपको पूरा खेल इस समय समझ में आ रहा होगा कि बार बार नतांज पे हमला क्यों हो रहा। हमला करने का सीधा रीज़न ये है कि नतांज को हम जब डैमेज करेंगे तो ईरान यहाँ से यूरेनियम निकालेगा, सेटेलाइट से हम इमेज कैप्चर करेंगे, और जब हम इमेज कैप्चर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर अब यूरेनियम कहाँ रखा जा रहा, ताकि हमें ज़्यादा डाउट ना हो और डेल्टा फोर्सेज वहाँ पे ऑपरेशन कर सके। तभी आपने लगातार सुना होगा मेरे 2 वीडियो में कि अलग अलग जो नेवी के जहाज पहुँच रहे हैं, वो जहाज अब कमांडो से भरे हैं। अभी कल एक आई, उसमें भी लगभग 2200 सोल्जर थे। सोल्जरों का क्या काम है? जब मिसाइल की लड़ाई है तो सैनिक क्यों? सीधा प्लान ये है कि नतांज के इलाके पे हमला करके उसको कमज़ोर करके वहाँ से यूरेनियम लेके भागा जाए। लेकिन ईरान इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि खबर निकल के सामने आई कि डियागो गैलिका शहर पे जब हमला किया, और ये मैंने आपको बताया कि 4000 किलोमीटर दूर है, तो इसके बारे में खबर ये आई है कि खुर्रम शहर 4, जिस मिसाइल के टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया है। और इसकी रेंज के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी अमेरिका के बड़े बड़े शहर भी इस मिसाइल की जद में आएंगे। और यहीं से अमेरिका डर भी रहा, क्योंकि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिस हथियार का प्रयोग अभी तक ईरान ने नहीं किया। और ऐसे हाल में टेंशन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके दुश्मन के पास कौन सा हथियार है और आपको वो चीज़ नहीं पता, तो फिर आप और टेंशन में आ जाएंगे। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि एक बार फिर से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, और इस बार फिर से नई किस्म की। पहले कोई और, फिर कोई और, फिर डांसिंग, फिर सर्जिल, और अब सुनिए कि 2 अलग तरह की मिसाइल दागी है, जिनमें से एक का नाम इमाद है और दूसरे का नाम कर्द है। और इनके जितने लोग शहीद होते हैं, हर हमला उस शहादत के नाम पे ये करते हैं कि आपने हमारे अली लारेजानी साहब को मारा, चलो 200 मिसाइल ले लो। आपने हमारे इनको मारा, एक काम करो 200 मिसाइल अपने ऊपर झेल लो। और इस बार जो इनके इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ थे, उनकी शहादत पे इस इमाद और कद्र मिसाइल को मारा। और इस हमले में कितनी कैजुअलिटी हुई अभी तक तस्वीरें नहीं आई है, लेकिन 2-4-6 घंटे में आ जाएंगी, तब मैं आपको अगली वीडियो में एकदम इत्मीनान के साथ बताऊंगा। लेकिन एक बार इस मिसाइल का प्रोजेक्टाइल देखें। أمير المؤمنين يا أبا الفضل يا فاطمة الزهراء इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, और आने वाले 1-2 घंटे में ही, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 1-2 घंटे में ही मिसाइल से कितनी कैजुअलिटी हुई है वो तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। और इनकेस अगर एडिटिंग के टाइम तक क्लियर हो जाती हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। खैर, इसी बीच पाकिस्तान ने दोस्तों अपना असली रंग फिर से दिखा दिया। एक बार फिर से पाकिस्तान अपना असली रंग जरूर दिखाता है। ये कहते हैं कि हमारी जो बुनियाद है वो कलमे पे बनी है। पाकिस्तान बना किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बना। सोचिए,
दो ही देश, मैं कल भी बोल रहा था, परसों भी बोल रहा था कि दो देश ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर बने और ये पूरी दुनिया के लिए नासूर हो गए। पहला कौन सा? इजराइल। इजराइल यहूदियों के लिए बनाया गया ना कि यहूदियों का अलग देश होगा। बाकी तो कोई कैसा देश बन गया कि चलो अब हम मुस्लिम हो गए तो इस्लामिक देश हो गया, कोई हिंदू ही हिंदू है तो चलो हिंदू का देश हो गया, कहीं क्रिश्चियन है तो चलो क्रिश्चियन नेशन हो गया। लेकिन जो अलग से बाद में बनाए गए, बाकी पूरी दुनिया के देश तो बहुत पुराने हैं। लेकिन दो देश ऐसे हैं जो अभी 90s के दशक में बनाए गए, एक 47 में, एक उसके बाद। और ये दोनों देश ऐसे हैं जो अपने धर्म के लिए पूरी दुनिया पे खतरा है और ये अपने धर्म पे भी खतरा है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर का बयान आप सुनिएगा, सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। वहाँ के मौलाना, चूंकि पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा है, शब्द कड़वे लेकिन ध्यान से सुनिएगा तवज्जो के साथ, पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ के जो शिया मौलाना है उन्होंने जब ईरान के हक में आवाज़ उठानी शुरू की और ईरान के हक में बोलना शुरू किया, तब आसिम मुनीर का बयान आता है कि इतनी चिंता है ईरान चले जाओ। सोचिए, ये ऐसे हैं, इन्होंने अभी OIC की मीटिंग की और इस मीटिंग में चलो सऊदी था, समझ में आता है, दुबई था, कतर था कि भाई ईरान से मार खा रहा। ये भाई साहब पाकिस्तान पहुंच गए उसमें, और पहुंच के इसने ईरान की निंदा कर दी और वार्निंग दे दी कि स्टेट ऑफ हार्मोज को जल्दी खोलो। तो ये ऐसा है, और इसी को लेके आज ओवैसी साहब भड़के हुए हैं। ओवैसी साहब को बड़ा बयान निकल के सामने आया कि इजराइल और पाकिस्तान दोनों भाई भाई हैं, दोनों की नीयत साफ है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाले देश हैं। समझिएगा ध्यान से। इसी बीच आप सोचिए, ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है, महमूद पेजेश्कियान साहब का। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईद के मौके पे हम अपने मुस्लिम भाइयों को बधाई देते हैं और अपने पड़ोसियों से भी कहते हैं कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। सोचिए जरा, एक देश जो जीत रहा हो, जो बुरी तरीके से मारने की क्षमता रखता हो, अगर वो ऐसा बयान देता है तो उसका मतलब वो एक अच्छा शासक है जो पूरी दुनिया में अमन चैन की बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों से साफ तौर पे ईरान ने कहा कि आप हमसे टेंशन मत लीजिए, आपकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस आप अमेरिका का साथ छोड़ दीजिए। अब इनको ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि ये अमेरिका के ही कदमों में लेटे हैं, ये मेरी समझ के परे। ये चाहते तो बड़े आराम से, बड़े ही प्यार से अमेरिका को कहते कि भैया देखो हमारा पड़ोसी है, हम न तुम्हारी साइड हैं न उसकी साइड है, हम न्यूट्रल हैं। जैसे आप देखिए स्विट्जरलैंड ने क्या किया, हथियार देने बंद कर दिए, कहा कि भाई जंग लड़ रहे हो बैलेंसिंग तरीके से लड़ो। श्रीलंका छोटा सा देश, उसने क्या किया, मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं। श्रीलंका ने साफ तौर पे कहा कि हम अमेरिकन फाइटर जेट को नहीं उतरने देंगे, क्योंकि ईरान के साथ लड़ाई चल रही, और ऐसी लड़ाई के माहौल में अगर हम उतरने देंगे तो पूरी दुनिया बाद में कहेगी कि देखो श्रीलंका अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके ईरान के खिलाफ मदद कर रहा है, और वो तमगा में नहीं चाहिए, कमजोर हैं, गरीब हैं, चलेगा। तो क्या हर चीज पैसे के लिए की जाती है? बताए कोई मिडिल ईस्ट का मुझे देख रहा हो, पाकिस्तान का कोई देख रहा हो, बताए ये कोई भाषा थी पाकिस्तान के आसिम मुनीर की? रिपोर्ट आपके सामने एक बार फिर से देखें, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, ईरान ने जो हमले किए हैं उन मिसाइलों से कितनी कैजुअलिटी इजराइल में हुई, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वजह से अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे में खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।